तो न्यूक में फर्स्ट कॉम्पोजिशन कैसे क्रिएट करें? तो इतना तो हमें यहाँ पे एक आइडिया में ले लिया था लास्ट टाइम कि इंटरफेस तो हमें समझ में आ गया था, इंटरफेस में हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे। तो अभी ये 3-4 चीज़ें जो है ये और इम्पोर्टेंट है इसमें समझना। इसके लिए साथ साथ अपने फ्यूजन भी है या आफ्टर इफेक्ट्स भी ऑन कर ले रहा हूँ, तो फ्यूजन ऑन कर लेते थोड़ा बेटर। तो इंपोर्ट किया, आर प्रेस करके इंपोर्ट हो गया या फिर ड्रैग ड्रॉप कर लेते तो भाई ठीक है। हर उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी आप ओपन करते हैं यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप तो कर ही सकते हो। इधर के लिए क्या बनाना पड़ेगा, व्यूअर बनाया हुआ है, कंट्रोल आई से है ना, वन प्रेस करके हमने इसको यहाँ पे किया। तो यहाँ पे इतने सारे आरजीबी दे रखे हैं, जबकि आप आफ्टर इफेक्ट्स खोल या कुछ खोलो तो यहाँ पे एक ही होता है जो चैनल देखने के लिए। रेड भी है, इधर से अपना ग्रीन देख सकते हैं या ब्लू देख सकते हैं या अल्फा देख सकते हैं। पर यहाँ क्या है, यहाँ 3-4 टैब दे रखी है ना, तो हर एक में क्या फर्क है। इस टैब में तो दिख रहा है साफ साफ, ये रेड दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है, ब्लू दिखा रहा है, और ये नहीं दिखा रहा। क्यों? यहाँ दिखा रहा है, सेम ही इमेज है। इसमें यहाँ अल्फा वाइट दिख रहा है और इसमें यहाँ ब्लैक दिख रहा है। यहाँ ग्रेड नहीं होती, यहाँ ब्लैक का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। न्यूक में आपको चेकर बोर्ड में दिखाई देंगे पीछे, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी मतलब ब्लैक मतलब जीरो, मतलब ट्रांसपेरेंट। तो फिलहाल ये ब्लैक दिख रहा है, यहाँ नया कुछ है ही नहीं, तो यहाँ दिख रहा है, तो कौन सही दिखा रहा है? फ्यूजन सही दिखा रहा है, क्योंकि एक्चुअली जब ये, क्योंकि व्हाइट का मतलब क्या होता है, ये इमेज कैसी है, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, ओपेक है, तो मतलब ये व्हाइट तो दिखना ही चाहिए। इसके हिसाब से ये क्या दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा होता है, गलत दिखा रहा है। अभी तक जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से ये गलत है, राइट। पर ये उस हिसाब से अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो अलग सेंस में पढ़ रहे थे हम। फॉर्मेट से इसका क्या लेना देना, व्यू का फॉर्मेट से क्या लेना? हाँ, उससे तो फर्क पड़ रहा है, उससे तो फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कैसा फॉर्मेट है, जेपीजी है ना। क्या जेपीजी में अल्फा होता भी है? अल्फा तो पीएनजी में होता है, टारगा में होता है, ईएक्सआर में होता है, इसमें होता ही नहीं अल्फा। इसलिए इसको क्या दिखा रहा है, जीरो, क्योंकि इसके पास अल्फा नहीं है। तो सही अभी के केस में आपको न्यू की है, क्योंकि ये टेक्निकली इसको करेक्ट दिखा रहा है। इसके पास खाली आरजीबी है, तो इसलिए आरजीबी तो दिखेंगे, पर अल्फा जब उसके पास है ही नहीं तो अल्फा दिखेगा क्यों? हाँ, इसके अगर तुम पीएनजी लाते, इसमें दिख रहा है, इसमें अल्फा है, इसलिए अल्फा नजर भी आ रहा है, ब्लैक और व्हाइट इंफॉर्मेशन दिख रही है। इसके अंदर नहीं है तो नहीं आ रहा, ब्लैक है बिल्कुल। समझ गए? तो फिर फ्यूजन क्या दिखा रहा है, फ्यूजन अल्फा चैनल नहीं बता रहा, फ्यूजन अल्फा की प्रॉपर्टी बता रहा है।
ये अल्फा के हिसाब से ट्रांसपेरेंट एरिया या ओपेक एरिया, तो है क्या ये ओपेक, इसलिए क्या दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है। तो फ्यू अभी तक फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट जो ये सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे, इसमें चैनल की इंफॉर्मेशन ज्यादा क्या होता था, ट्रांसपेरेंस और ओपेक की इंफॉर्मेशन पता लगता था। तो वो चैनल नहीं दिखाता था, जबकि न्यूब क्या दिखाता है, इसके साथ वो चैनल है भी कि नहीं है। ये अल्फा की इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, ये अल्फा का क्या दिखा रहा है, चैनल दिखा रहा है। क्लियर हो गया। ये ल्यूमिनस चैनल दिख रहा है, ये इसके अंदर मैट ओवरले है, अगर होता है इसके पास अल्फा तो अल्फा है नहीं तो मैट होगा नहीं। तो ये तो चलो टैप समझ में आ गई। ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, अभी आरजीबी ए, जब आप किसी भी इमेज में बात करते हैं तो उसमें 4 इंफॉर्मेशन होती है, आरजीबी ए। फिलहाल हमारे पास क्या है, R1 है, D1 है, मान के चलते हैं लगभग 1 1, और ये चौथा चैनल क्या है, ये भी क्या है 0। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इसके साथ आरजीबी के साथ अल्फा जोड़ना चाहते हैं या आरजीबी के साथ ब्लू जोड़ना चाहते हैं। जैसे अभी अल्फा को अल्फा ही दिखा रहा है, अल्फा का क्या यूज हो रहा है, अल्फा ही यूज हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार अल्फा की ना ब्लू यूज हो जाए, तो मैं यहाँ से आरजीबी डॉट ब्लू कर दूंगा ना, तो अब आपका अल्फा खाली नहीं दिखाई देगा, अब आपके अल्फा में क्या दिखाई देगा, ब्लू। देख लो, ब्लू भी यही और अल्फा में भी, क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर्टी को किससे कनेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई ब्लू से। तो चौथे चैनल की जो कमी होगी वो इससे पूरी हो जाएगी। तो आरजीबी ए डॉट ब्लू, इसका मतलब अब आरजीबी ए में जो ए बना वो क्या बना, ए नहीं बी ब्लू है, वो अभी भी अल्फा, पर उसने कॉपी किसी इंफॉर्मेशन कर लिया, ब्लू को। या अगर आप ग्रीन करते तो किसको कर लेता, ग्रीन को। क्लियर। अब जिस इंफॉर्मेशन डालेंगे वो वहां पे कॉपी होगी। ये बस देखने के पर्पज के लिए, कुछ नहीं, व्यूइंग पर्पज है कि अगर अगर आपको चैनल मल्टीप्लाई करने पड़ जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। हाँ वो कर सकते हैं ना, इसलिए देखने के लिए तो है कि अल्फा और ब्लू डलेगा तो क्या रहेगा, फिर उस पर कलर ग्रेड करनी तो कैसे कर सकते हो, अगर अल्फा को करेक्ट करना हुआ तो। ठीक है, ये बस व्यू करने के लिए कि आपके लेयर के साथ क्या डिस्प्ले होना चाहिए अल्फा चैनल में। ओके, कि अल्फा की जगह आप कौन से चैनल को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, अल्फा की जगह अल्फा ही रहता है, जो चेंज नहीं करना होता। और ये क्या है फिर, ये दोनों तो समझ में आ गए। ये तो अल्फा की प्रॉपर्टी दिखाएगा कि अल्फा क्या चाहिए, और ये तो इंडिविजुअल चैनल दिखा रहा है, और ये क्या करेगा। अभी तक आपने केवल ये इंफॉर्मेशन सीखी है इमेज के साथ, या तो आरजीबी होता है इमेज के पास या क्या होते हैं अल्फा, पर आगे चल के आपको मिलने शुरू होंगे ये, और इसी के लिए बनती है मल्टी ईएक्सआर। जब हम 3D में कोई काम करते हैं, 3D में एक बार में रेंडर नहीं निकालते, उसको तोड़ लेते हैं, टुकड़ों में निकाला जाता है। टुकड़ों का मतलब ये नहीं कि हाथ अलग निकाल लिया, पैर अलग निकाल लिया, उसकी इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर लिया जाता है। लाइट की इंफॉर्मेशन अलग निकालते हैं, कलर की अलग निकाल लेते हैं, शेडो की अलग निकालते हैं, डिटेल की अलग निकालते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन तोड़ ली जाती है डिफरेंट डिफरेंट उसमें, और उन्हीं को हम बोलते हैं रेंडर पासेस। नहीं, आरजीबी खाली कलर इंफॉर्मेशन अल्फा नहीं है, आरजीबी एक कलर भी है और अल्फा भी है। इसमें आरजीबी में वो तो जेपीजी केस में ना, कोई और केस होता तो, जैसे ये देखो, ये सारे इसके रेंडर पास है, ये खाली कलर है ना, ये इसका नॉर्मल पास है, ये पास है, इस तरह से हम सारी इन्फॉर्मेशन को ऐसे बाइफरकेट करके निकालते हैं, और बाद में उसे क्या करते हैं हम न्यूब के अंदर कंपोजिट करते हैं। 3D से चीज हमेशा ऐसे डिफरेंशिएटिव की आती है ऐसे पासेस में, फिर वो कंबाइन किया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि हमें यहाँ पे इंडिविजुअल एक साथ सब कुछ नहीं मिलता। जैसे अभी मेरे को इसमें बोला जाए कि इसकी लाइट कंट्रोल कर दो, अगर ये एक ही पूरा निकल के आता तो लाइट कंट्रोल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा,
3D में जाना पड़ेगा, 3D में जाना पड़ेगा तो फिर रेंडरिंग करनी पड़ेगी, रेंडरिंग की कॉस्ट दोबारा देनी पड़ेगी, तो वो पैसे वेस्ट नहीं कर सकते बार को, क्योंकि हल्का से तो काम करना, लाइट की इंटेंसिटी उठाने उसके लिए बार 3D में क्यों जाओ 4 घंटे वेस्ट करना है। इसलिए लाइट की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल ली, अलग, यहाँ पे क्या लगाएंगे, कलर करेक्शन लगाएंगे, गामा लगाएंगे, नीचे खत्म, एक हो जाएगी वैल्यू। इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन सेपरेट कर ली जाती है, और उन्हीं सेपरेट इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, रेंडर पासेस बोलते हैं। ठीक है, ये 3D से होंगे, ये 3D से रेंडर करने पड़ते हैं आपको अलग अलग, हर इन्फॉर्मेशन अलग रेंडर होती है इसमें, चाहे वो कलर की है, चाहे वो लाइट की है, चाहे वो शैडो की है, चाहे वो रिफ्लेक्शन की है, रिफ्रैक्शन की है, ये सब सेपरेट कर लिया जाता है। और यही इंफॉर्मेशन आप कैसे देख सकते हैं, वो यहाँ पे भी देखी जा सकती है। तो दो दो EXR आती है अपने पास, एक मल्टी एक्सआर है, सिंगल EXR। सिंगल EXR में क्या होता है, एक ही इमेज में एक ही पास होता है, जैसे कुछ तो ये सिंगल पासेस है जो अलग अलग निकले हैं। सारे पासेस अलग अलग निकले हैं। इसमें एक पास में एक ही है बस, RGB है बस इसमें, ये लाइट अलग अलग, ये देखो इसमें मैं सबको अलग अलग कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर इन्हें कंबाइन करने के पास प्रोसेस में कंपोजिटिंग होती है। ये अलग अलग निकले हुए पासेस है, पर कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, एक ही इमेज में सारे पासेस निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी एक साथ। जैसे यहाँ पे इसमें देखोगे ये इमेज एक ही है, पर इसके अंदर यहाँ देखो सारे पासेस दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट आईडी, अलग अलग पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इससे हम, है ना, वेलोसिटी पास दिख सकता है इससे, फिर एम्बिएंट ऑक्लूजन दिख जाएगा, डिफ्यूज दिख जाएगा, रिफ्लेक्शन दिख जाएंगे, स्पेकुलर दिख जाएंगे, समझ गए। हाँ नहीं, वैसे क्या होता है ना, सिंगल EXR का अपना हुआ है, मल्टी का अपना हुआ है। इसमें क्या होता है कि एक ही पीसी पे सब कुछ लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि मल्टी EXR नहीं है, अगर सिंगल EXR तो डिफ्यूज किसी पे लगा दिया, वो किसी पे लगा दिया, वो किसी पे लगा दिया, उसमें बस क्या होता है, मैनेजमेंट बढ़ जाती है। बाद में लाके तुम्हें यहाँ पे भी लाके भी बनानी तो मल्टी EXR ही पड़ती है, चाहिए मल्टी EXR ही चाहिए होती है, पाइपलाइन तो सही मल्टी EXR की होती है। तुम सिंगल भी निकालोगे ना तो भी तुम्हें यहाँ लाके मल्टी EXR उसे कंबाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूक में काम ऐसा होता है कि हम किसी भी नोड से कोई भी चैनल उठा लेते हैं। जैसे अगर मुझे कल को इसके खाली रिफ्लेक्शन पे काम करना हुआ, तो मैं यहाँ से कुछ नोड डालूंगा,
और यहाँ से उसका वो उठा लूंगा, ये लो खाली में स्पेस का क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन, उसमें था ऑलरेडी। कल को मेरे को ऐसी किसी पार्ट में मास्किंग करनी पड़ गई तो कलर करेक्शन में यहाँ मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से उठा लूंगा उसका, ये रहा मास्क, मास्क में इस चैनल का नाम दे दूंगा, ऑब्जेक्ट आईडी का कौन सा कलर चाहिए, रेड, आ गया रेड पे सिलेक्शन अपने आप। अब मैं जो भी करूंगा ना वो खाली उस एरिया में ही होगा जहाँ रेड चैनल है, ठीक है, कहीं और नहीं हो रही कलर। तो ना मैंने मास्क कनेक्ट किया ना कुछ कनेक्ट किया, सब कुछ इससे उठ रहा है पाइप से, इसलिए ये इस मामले में बेस्ट होता है मल्टीवेरिएट। ओके, क्योंकि उसमें क्या है कि हर एक में कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो जोड़ने भी पड़ेंगे, कनेक्शन भी बनाने पड़ेंगे। तो चाहे तुम रेंडर करो सिंगल ही एक्सआर, यहाँ लाके तो मल्टी एक्सआर बनाओगी, ठीक है, इसलिए लोग पहले से ही एक्सआर रेंडर कर लेते हैं। ऐसी ई एक्सआर है, फिर ऐसे डीप पास है, डीप तो 150-150 GB का फ्रेम भी निकलता है, उससे भी ऊपर निकल सकता है एक फ्रेम, 250 तो 300 400 GB का भी निकलता है, डिपेंड करता है कि डेटा कितना उठा रहे हो। अगर ये वाली जो मूवी है यहाँ पे देखो, इसका तो उन्होंने दे भी रखा कंपोजिटिंग का, अब वो देते हैं डीप कंपोजिटिंग का एक शॉट, प्लैनेट ऑफ द एप कंपोजिटिंग, 38 मिनट का पूरा उसने बता रखा है यार, डीप कंपोजिटिंग का पूरा पास दिखा रखा है उसने। ये ओरिजिनल प्लेट आई थी, प्लेट के बाद उसने कॉम्प करने के लिए यहाँ से डीप पासेस निकाले थे इसके, ये रे देखो, तो इसमें इतने सारे एप है और उसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर जाके, या उसके बीच में कोई 2D प्लेट लगाना है, डेब्री लगाना है, या लाइव एक्शन फुटेज लगानी है, तो एक्शन फुटेज के अंदर यहाँ पे है वो कंट्रोल डीप पास में यूज कर सकते हैं। ये देखो इंडिविजुअल कंट्रोल मिलता है छोटे लेवल की, इसलिए इसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, बहुत हैवी होती है। देखो कितनी आसानी से वो फॉग को ट्रैवल कर सकता है उस लेवल तक जाकर। इसलिए डीप पास यूज होता है, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा उसके अंदर वो मिल रहा है। तो क्लियर हो गया, ये वाला जो टैब दे रखा है वो वहां पे क्यों दिया हुआ है। तो मल्टी एक सार के चैनल अगर आपको देखने हैं एक साथ तो सारे यहाँ पे देख सकते हैं, और इंडिविजुअल में तो फिर केवल RGB और वही मिलेगा आपको, उसके बाद कोई और चैनल नहीं। आप कॉपी भी करते रहते हैं ना जितने चैनल उस लेयर के साथ, वो यहाँ ऐड होते चले जाते हैं। आप चैनल कॉपी भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, इनहांस भी कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है इसके लिए, ठीक है। तो ये व्यू बोर्ड में 3 अलग सेटिंग है, अब समझ में आ गया कि पहले यहाँ से 8 GB का चूज करो, उसके कौन से चैनल का कौन सा RGB देखना है, ये सब में RGB रहेगा। जैसे अगर तुमने ऐसे डिफ्यूज देखा तो डिफ्यूज के RGB अलग हो गए, रिफ्लेक्शन ले तो रिफ्लेक्शन के RGB अलग होंगे, या कॉमन देख रहे तो कॉमन के RGB मिलेंगे, है ना, तो सब कुछ है वहां पे। अब आते हैं इसके अंदर, फर्स्ट चीज करना मर्जिंग, ओके, मर्ज कैसे करते हैं। और मर्जिंग से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि रेजोल्यूशन नीड टू बी सेम, ऑल रीड नोड, हर एक रीड नोड के लिए कंसेप्ट एक जैसा होना चाहिए, सबके रेजोल्यूशन एक जैसा होना चाहिए।
तो मान लो कि दो दो इमेज को आपको तुमको मर्ज करना है, जैसे ये और ये, और मैं फिलहाल दो अलग अलग रेजोल्यूशन ही ले रहा हूँ, ठीक है। एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ड्रास्टिक रेजोल्यूशन ले लो जो बिल्कुल ही अलग हो, ड्रास्टिक हो। थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं, ये ठीक है, ये 3000 का, और एक बहुत, और एक अजीब सा ले लेते हैं, चलिए तो हो गया, है ना। मैं तीनों में रख रहा हूँ ये, है ना, ये चीज फ्यूजन में भी और न्यूक में भी, और साथ साथ फोटोशॉप भी खोल लेते हैं, जिसको डायरेक्ट बस फोटोशॉप आता है उसके लिए। तो फोटोशॉप में कुछ तामझाम ज्यादा करने नहीं पड़ते, बस आपको इमेज उठानी होती है और ऐसा रख देते, आ जाता है। फ्यूजन में क्या करना पड़ता है, कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो पहले क्या लेनी पड़ती है, जिसमें जो नीचे रखना होता है उसको वो बैकग्राउंड में जोड़ना होता है, राइट क्लिक करके यहाँ मिल जाता है, ऐसा कनेक्शन खींच के बैकग्राउंड, और जो ऊपर रखना है वो हो गया यहाँ भी मर्ज, पर मर्ज नोड को ड्रैग करा जाता है। तो इतना तो हमें समझ में आया कि न्यूक के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें भी कनेक्शन बनाने के लिए कौन से नोड लेंगे, मर्ज लेंगे, एम प्रेस करेंगे, एम से क्या आएगा, मर्ज आ जाएगा। ओके, अब इस मर्ज में आपको दिख रहा है ए और बी, ठीक। यहाँ पे बी का मतलब होता है जो नीचे रहेगा, ठीक है, और ए का मतलब क्या है, जो टॉप पे जाएगा, यानी जो ऊपर रहना उसे किस में कनेक्ट कर दो, ए पे, जिसको नीचे रखना उसे किस में कनेक्ट कर दो, बी पे। अब यहाँ हो क्या रहा है, ये आपका भी बैकग्राउंड बनना है, कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, चाहे इससे कनेक्ट करो या इसके बी को डायरेक्टली ले लो यहाँ पे, क्योंकि बैकग्राउंड बनना तो बी रख दिया है, और इसको फोरग्राउंड बनना है तो इस पे कर दिया ए, ठीक है। यहाँ ऐसा रखने से किधर भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम वही है, बस कनेक्शन वाला ध्यान रखना। अब इसको व्यू पोर्ट में देखना है, तो सेलेक्ट किया मर्ज को और प्रेस किया 1, ये कुछ यहाँ अजीब सा हो गया, जबकि फ्यूजन में रखते ही आराम से हो गए थे, यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ अजीब सही हो गया, एक तो प्रॉब्लम दिख गई कि साइज की वजह से वो क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्या दिक्कत होती है न्यूक में, न्यूक को ये लगता है कि ये दोनों मर्ज जब कर रहे हैं तो उसमें सेम कंटेंट ही ला रहे हैं, अगर वो सेम कंटेंट नहीं लाते तो वो क्या करता है, उसे लगता है कि नहीं मुझे तो पूरा भरना है, तो वो लास्ट के एज को पकड़ के क्या कर देता है, स्ट्रेच करना शुरू कर देता है, खींच देता है, ठीक। पर वो भी चलो ठीक है, वो भी मान लो कि स्ट्रेच कर रहा है, पर ये ट्रांसपेरेंट सा क्यों कर दिया इसने, ना, उससे कोई फर्क नहीं होता। कहा पीएनजी तो जोड़ी नहीं, जोड़े तो जेपीजी है दोनों, दोनों जोड़े तो ऐसे हैं ना जिनके अंदर अल्फा नहीं है,
तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज ये तो समझ में आ रहा है, ये स्ट्रेचिंग तो समझ में आ रही है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ना समझ में आ रही है। यहाँ तो चलो, यहाँ थोड़ी ना साइज इशू है, यहाँ क्यों ट्रांसपेरेंट हो रहा है ये? यहाँ है, यहाँ प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा ना। कहाँ? यहाँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रही थी व्यूइंग के लिए। तो यहाँ पे मेजर जो इश्यूज है, मेन प्रॉब्लम है, न्यूक काम करता है, वो करता है ऑपरेशन। ठीक है, करता फ्यूजन भी ऑपरेशन पे है, पर फ्यूजन के ऑपरेशन में अल्फा कनेक्ट नहीं होगा। फ्यूजन में भी ऑपरेटर यूज हो रहा है, ओवर। ओवर का मतलब क्या है? बस ऊपर रखना। कर ये भी रहा है, कर ये भी ऑपरेशन में ओवर ही रहा है, दिख रहा है यहाँ मर्ज में ये भी ले तो ओवर रहा है, पर इसके ओवर और उसके ओवर में प्रॉब्लम क्या है, या दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखने में कुछ नहीं आएगा, बस एक चीज में आएगा, फ्यूजन इसके अल्फा को रीड कर रहा है, फ्यूजन के अकॉर्डिंग इसके पास अल्फा है, न्यूक के अकॉर्डिंग इसके पास अल्फा, पर न्यूक के ऑपरेशन को पढ़ो क्या बोलता है। यहाँ मैं माउस रख रहा हूँ, इसकी वो भी ले लेते हैं, एक प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं, ठीक है, अगर आ गया होगा। ये क्या कहता है? ओवर पढ़ो, ए प्लस बी, ए हो गया ऊपर रखने वाला, बी हो गया नीचे वाला। ओवरऑल वैल्यू जो अल्फा की है वो किस में से माइनस होगी? 1 में से। क्या अल्फा है इस इमेज के पास? तो माइनस होने के लिए कुछ है, तो कुछ माइनस में तो अल्फा मिल नहीं रहा, इसलिए वो ऐसे दिखा रहा है आपको। समझ गए? ऑपरेशन का मतलब क्या है ओवर का, कि वह अल्फा माइनस होना है, और जब जेपीजी है तो अल्फा है ही नहीं, तो प्रॉब्लम आ रही है। इसके अगर तुम पीएनजी लिए होते ए में तो नहीं आ रहा वो ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसके पास अल्फा है। ठीक है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा दिमाग की रही करने वाला है, क्योंकि इसमें टेक्निकल से काम करना पड़ता है। तो अब क्या करें? करनी तो हमारी जेपीजी है मुझे, अब जेपीजी पे अल्फा होता नहीं है, तो न्यूक क्या कहता है, चलो ठीक है तुम्हारी जिद है, तुम्हें करना ही है, तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक ऑप्शन दे देता हूँ, ये रहा ऑटो अल्फा, तो वो ट्रांसपेरेंसी खत्म। तो जब भी जेपीजी मर्ज करनी है तो पहले क्या ऑन करना है? ऑटो अल्फा needs to be enabled. If you are merging any read node without which does not contain an alpha, अगर आप एक ऐसी इमेज मर्ज कर रहे हैं जिसके अंदर अल्फा चैनल नहीं है, तो ऑटो अल्फा इनेबल करना ही पड़ेगा, वो हर नोड के साथ वहां पे अवेलेबल होता है। ठीक है, हर नोड में रहता है वो, ये इधर। और अगर आप पीएनजी मर्ज कर रहे हैं, पीएनजी और तो अगर आप कोई ऐसी रीड नोट लेके आए जिसके पास अल्फा है ऑलरेडी, और आप उस एरिया को ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं,
तो आपको प्री मल्ट भी लगाना पड़ेगा और प्री मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। न्यूक में प्री मल्टीप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट नहीं होती, करनी ही पड़ती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पीएनजी आ रही है शिवा की, है ट्रांसपेरेंट, यहाँ पीएनजी है शिवा, पर दिखेगा नहीं। अल्फा में अल्फा है उसके, ट्रांसपेरेंट है वो एरिया इधर वाला, पर तुम्हें नहीं दिखेगा यहाँ ब्लैक। यानी यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डबल क्लिक इट और यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई। इस केस में ऑटो अल्फा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फा है उसके पास, बस क्या करने की जरूरत है हमें, प्री मल्टीप्लीकेशन। अब प्री मल्टीप्लीकेशन यहां से करो या इसके लिए एक नोड भी डाल सकते हो, प्री मल्ट। ठीक है, तो ये वाले प्री मल्टीप्लाई में थोड़ी सी एक इश्यू रह जाता है, ये एज पे वो छोड़ देता है अनप्री मल्टीप्लीकेशन वाला वैल्यू, इस वाले में नहीं छूटती, इसमें वो प्रॉपर वैल्यू क्या होती है, अप्लाई हो जाती है। यानी ये क्या मानता है, इस प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब है जब इसके अल्फा को देखोगे तो वैसे तो ये वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे फॉल हो रही है ना, यहाँ 0 यहाँ 1 है, यहाँ धीरे धीरे क्या हो रही है, वो वैल्यू कम होती जा रही है। देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये ऊपर दिख रहा है, इसको देखना, यहाँ क्या है, फिर 0.8, फिर और फिर जब यहां से प्री मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये इसको भी 1 मान के छोड़ देता है, इसको भी क्या मान लेता है, 1 मान के छोड़ देता है। और जब यहां से करते हो तो वो इस वैल्यू को 1 नहीं मान, जितनी एक्चुअल वैल्यू है उसको उतना ही मान। इसलिए अगर आपको ये वाला रिजल्ट चाहिए 1 के साथ वाला, तो ये प्री मल्टीप्लीकेशन ऑन करो, नहीं चाहिए तो फिर ये वाला प्री मल्टीप्लाई अप्लाई करो। ठीक, तो दिक्कत इसमें क्लियर हो गया, याद रहेगा। ये वाले प्री मल्ट से क्या हो रहा है, जो अल्फा मोड देन 0.8 से जो नीचे जा रही है 0.9 वो उसकी वैल्यू वैसे ही रीड करेगा, पर ये वाला क्या करेगा, हर वैल्यू को 1, चाहे वो लास्ट की कितनी भी वैल्यू उसको भी क्या मान लेगा, 1 ही मानेगा, और इसलिए आपको एरिया क्या रहेगा, विजिबल। ओके, आप इसको ऑन किस लिए करते हैं, ताकि आपको क्या करना, इसकी जगह ये ऑप्शन ना थोड़ा सा एज को भी हार्ड दिखा रहता है क्योंकि पूरी वैल्यू हार्ड कर देता है, तो फॉलो अप रह ही नहीं पाता, इसलिए ये आपके ज्यादा उसका नहीं है बेनिफिशियल, आपको यूज करना है ये वाला ऑप्शन। ओके, तो 2 डिफरेंस तो हमें समझ में आ गए बाकी सॉफ्टवेयर से। एक, ये अल्फा के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सॉफ्टवेयर अल्फा के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके, और दूसरा, यहाँ प्री मल्टीप्लीकेशन नहीं होती, करनी पड़ती है। आगे चल के इसमें हर काम ना करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो तुम, इस चीज का भी बहुत ध्यान रखने की चीज होती है, कौन से ऑपरेटर लगाने हैं। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड की तरह काम नहीं करते, ये सब ऑपरेटर्स हैं, यहाँ ब्लेंडिंग मोड नहीं होता कुछ भी। मल्टीप्लाई लिखा दिख रहा है तुम्हें, पर मल्टीप्लाई भी क्या है, एक ऑपरेशन है, ब्लेंड मोड नहीं है। ठीक है, तो चलो पहली समस्या तो हमें समझ में आ गई कि जब भी जेपीजी को मर्ज करेंगे क्या करेंगे, पर ये प्रॉब्लम को क्या डील करें, ये तो प्रॉब्लम किसकी है, साइज की। तो लॉजिकली देखो साइज तो सही होना चाहिए, पर हमारे पास नहीं है, मान लिया कि नहीं है, तो करना ही है आपको सेम साइज का, और नहीं है तो क्या करें, हाँ क्या, नहीं तब भी तो साइज तो चेंज कर ही रहे हो ना, तो चलो साइज ही चेंज करता हूँ। मैं कह रहा हूँ साइज चेंज नहीं करना, मैं तो इतना ही रखना है। स्केल भी तो मुझे बड़ा करना ही नहीं ना, मुझे कुछ करना नहीं है, ना साइज चेंज करना ना स्केल चेंज करना, मैं एज इट इज रखना चाहता हूँ। तो फ्यूजन सॉरी न्यू क्या बोल रहा है, इस एरिया को ट्रांसपेरेंट मान रहा है, नहीं मान रहा तो दिखता रहा है ट्रांसपेरेंसी, वो नहीं मान रहा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इसे क्या करना है, उसे फिल करना है इसे, क्योंकि लॉजिकली उसे बनाया ऐसा गया
कि भाई काम होगा सबका एक जैसा, सारे फॉर्मेट क्या मिलेंगे तुझे, एक जैसे मिलेंगे। तो एल्गोरिथम भी उसका वैसे ही काम करता है। पर हमने क्या बोलना है उसको कि नहीं यार ये तुझे इसे क्या मानना है, ट्रांसपेरेंट। इसके लिए आप एक नोड लगा दो इसको ब्लैक आउट से। तो केवल जितनी बाउंड्री है वो बाउंड्री मानेगा, उसके अलावा कोई बाउंड्री नहीं मानेगा। ठीक है, तो उसके आसपास के एरिया को क्या मान लेगा, ट्रांसपेरेंट। केवल जितने एरिया पिक्सल्स हैं उतने में आपका काम है। हाँ, कुछ लोग इसकी जगह एक नोड और भी लगा देते हैं जिसका नाम होता है टी यानी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में भी बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन होता है ब्लैक आउट साइड, इसलिए वो भी ऐसे ही काम करेगा। पर मुझे फिलहाल कोई स्केलिंग करनी नहीं है, इसलिए मैंने जबरदस्ती ट्रांसफॉर्म नोड लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर अगर किसी को करना होता है कि नहीं मुझे इसको स्केल भी करना है, कुछ भी करना है, तो आप ट्रांसफॉर्म नोड इसके बीच में डालते, फिर आप इसे पोजीशन में मूव कर सकते हो। आप इसको यहाँ से स्केल भी कर सकते हो, स्क्यू भी कर सकते हैं, और रोटेट तो। बाकी इसका ये एंकर पॉइंट चेंज करना है तो कंट्रोल दबाओ और उठा के कहीं भी रखो। आप ये रोटेशन वगैरह इससे भी कर सकते हैं, इधर से स्केल ऐसे भी हो जाएगा, इधर भी ऐसे भी हो जाएगा। ओके, टी इसमें से कभी भी नोड वापस इसमें निकालनी हो तो प्रेस करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट नोड के लिए ऑल्ट शिफ्ट एक्स, स्वैप नोड के लिए शिफ्ट एक्स। कभी फोरग्राउंड बैकग्राउंड बनाना, बैकग्राउंड फोरग्राउंड बनाना, तो ठीक। अब इसके अंदर अगर आपको दूसरी कोई इमेज मर्ज करनी है तो क्या करेंगे, जैसे ये इसके ऊपर रखना है तो रिमर्ज तो लगा ही लो इस पे, और स्वैप का समझ में आ गया। ये देखो अब ये बी बन गया और ये ए बन गया। अब देखो ये ट्रांसपेरेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये भी ए, इसके पास भी अल्फा, और अभी इतना छोटा सा क्यों हो गया, क्योंकि साइज किसका लिया जाता है, बैकग्राउंड का, और बैकग्राउंड कितना सा हो गया, छोटा करने से क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। ठीक है, तो वापस नॉर्मल कर। हाँ, अब मुझे ये वाली इमेज इसके ऊपर क्या करनी है, मर्ज करनी है। क्या करें, एक और मर्ज ले सकते हैं। वैसे न्यू का आपको अलाउ करता है एक से ज्यादा इमेज भी मर्ज कर लेना, एक ही कितनी भी कर सकते हो तुम, कितनी भी, एक मर्ज में कितनी भी कर सकते हो, पर करनी नहीं है, करनी नहीं है, क्योंकि फिर ऑपरेशन आपके पास एक ही होता है। तो कल को आपको एक का ऑपरेशन चेंज करना तो सबसे ऊपर वाली का होगा, उसके नीचे जितनी होगी ना किसी का ऑपरेशन चेंज नहीं होगा, जो होगा सबसे टॉप का। जैसे ये है, अभी अगर आप ब्लेंड कम कर रहे हो तो दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, कंट्रोल खत्म हो गया होगा, इसलिए नहीं करना। इसलिए अब क्या करेंगे, नया मर्ज लेंगे। जैसे बैकग्राउंड किसको बनाएंगे, इस वाले मर्ज को, क्योंकि ये दोनों यहाँ जुड़े हैं आके, और फोरग्राउंड में किसको बना देंगे, शिवा, और फिर इसको बंद करके ड्रैग करेंगे तो आगे। क्या स्वैप, वही तो बताया, शिफ्ट एक्स ई को स्वैप। ए को बी बनाना, बी को ए बनाना हो तो ठीक है।
वैसे तो इसमें मर्ज करने के लिए बार मर्ज लेने की जरूरत नहीं होती, इसको पकड़ो शिफ्ट दबा के, इसको पकड़ो एम दबा दो, जिसको पहले पकड़ोगे वो बनेगा ए, जिसको बाद में पकड़ोगे वो बनेगा बी, और एम दबाओगे आ जाएगा। ठीक है, तो क्विक वे। और इसमें ऐसे भी मत सोचना कि ऐसे मूव हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म ही लगाना पड़ेगा, है ना, जैसे उसमें लगाते थे। दूसरी अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसके अंदर, बी बॉक्स, बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। क्यूसी डिपार्टमेंट बाउंडिंग बॉक्स के बिना आपकी चीजों को रिजेक्ट कर देगा, अगर बाउंडिंग बॉक्स कंपोजिशन के बाहर हुआ तो सबसे पहले काम करना है, तो सबसे पहली चीज ये आपको न्यूक के अंदर क्या करनी है, पहला काम प्रोजेक्ट सेट करना। सबसे पहला स्टेप यही लो, प्रोजेक्ट सेट करना ही है, और ये चेक होगा ही होगा। तो मान लो कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है इस साइज के अकॉर्डिंग, 1200 789 798 सब इसी के तरह के बनेंगे। तो एस प्रेस करेंगे और यहाँ मिल जाएगा आपको प्रोजेक्ट सेटिंग। ठीक है, यहाँ मिलेगा साइज का फॉर्मेट, न्यूक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, तो जितने फॉर्मेट आप डालते हो, जितनी इमेज, सबके फॉर्मेट यहाँ आ जाते हैं, आपको खुद लिखना नहीं पड़ता। तो ये आ गया, जो भी इंपोर्ट करोगे ना सब आते चले जाएंगे, सब ऐड हो जाएगा। तो मुझे यही चाहिए, ये डाल दिया। और अगर आपको खुद का कोई कस्टम बनाना भी है तो यहाँ जाके न्यू पे चले जाओ, मैं नाम लिख के अपना बना लो, कस्टम करके जो तुम्हें बनाना, जैसे हाफ एचडी बनाना है, ओके करते ही बन जाएगा, वो भी वहां सेव हो जाएगा। फिलहाल मुझे तो यही चाहिए, है ना। इसके बाद आप यूज करेंगे इसके अंदर रीफॉर्मेट, रीसाइज करने के लिए, अगर एक जैसी साइज की नहीं है। और क्रॉप तो क्रॉप है ही, क्या क्रॉप भी अवेलेबल है, और ये तो तुम्हें पता ही होगा क्रॉप कब यूज करना है, रीफॉर्मेट कब यूज करना है। रीफॉर्मेट सेम एस्पेक्ट रेशियो, और क्रॉप कब यूज करना है, जब एस्पेक्ट रेशियो क्या है, तब क्रॉप यूज करो। वैसे तो इसका रीफॉर्मेट भी ऐसे ही काम करता है, उसमें बाय डिफॉल्ट क्रॉप होता है, तो प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें एक नोट से काम हो जाता है। जैसे इसका साइज तो बिल्कुल सेम है, एक जैसा, इसका नहीं है ना, तो 3000 है, तो नोट लेंगे री फॉर्मेट। ओके, इसको इसके आगे लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा, बदल गया इसका साइज। और देखो अपने आप ले लिया उसने साइज, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट सेट कर दिया था। अगर नहीं करता तो मेरे को रिफॉर्मेट में जाके साइज पिक करना पड़ता। ठीक, दूसरे में चलते हैं। साइज ही बदलता है पर, लेकिन आप पिक्सल क्वालिटी नहीं बढ़ा, रेजोल्यूशन तो उतना कर देगा।
ठीक है, अब देखो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, क्या आपको इधर रखना है इधर रख सकते हो। ठीक है, ऐसा अब इस पे डालना है, ऑल्ट सी से कॉपी कर लिया और इसके आगे डाल दिया। देखो इसका साइज भी हो गया, अब बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बस एक प्रॉब्लम, ये दिख रहा है, ये बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉम साइज तुम्हारा 12 से 798 ही है। तो जो ROI है वो इतना है, DOD जिसको बोलते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन, तो DOD आपका इतना है, तो आपका बाउंडिंग बॉक्स उसके बाहर नहीं जा सकता। इसलिए जब आप अपनी कंपोजिशन एंड करेंगे, जब भी एंड करो तो नोड कौन सी डाल के एंड करना है, P4, ताकि ये बाउंडिंग वहीं के वहीं खत्म हो। ये हैबिट बना लो, ये फॉर्मेट डालना ही डालना है कंपोजिशन खत्म करके। जहां आपका नोड ग्राफ या नोड फ्लो एंड हो जाए वहां इसको डाल दो। ठीक है, और न्यू का नोड ग्राफ जनरली वर्टिकल बनाते हैं, है ना, इधर की तरफ कम बन जाता है इधर भी, बट लेकिन आप मैनेज करते हुए चले। और मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या लेना अपने को, आपको मिलेंगे बैकड्रॉप। ठीक है, ये रहा। इस बैकड्रॉप से क्या फायदा हो रहा है, आप यहाँ पे नेमिंग कर पा रहे हैं। अब उसमें नाम लिख सकते हैं लेबल के अंदर जाके। ठीक है, इसके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कलर, मैं दे रखा, कलर पे जाओ, जो कलर चाहिए वो कलर दे दो, तो व्हाइट ही चाहिए। बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हो ताकि आइडेंटिटी यहाँ दिखती रह सके। ठीक है, आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक, कभी कभी आपको क्या होता है ना, एक ही नोड मल्टीपल जगह भी यूज करनी होती है। जैसे मैं इसी नोड को दोबारा भी यूज करना चाहता हूँ, जैसे इसके आगे तो मैंने एक लगा लिया ट्रांसफॉर्म, ऐसे टी प्रेस किया, ये लग गया यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई नीड कि मैं यहाँ पे भी एक इधर ऐसा रखना चाह रहा है या कुछ भी ऐसा करना है, तो इसी नोड को मैं पहले भी यूज करना चाहता हूँ इस जगह। ठीक है, क्या करें, कॉपी लें, कॉपी करेंगे तो नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर का फायदा ही नहीं है। कनेक्शन निकाल सकते हैं ना मल्टीपल, तो एक और ट्रांसफॉर्म लिया, इससे इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब इसे यहाँ मर्ज करना है तुम्हें, तो ऐसे लेके जाओगे तो बड़ा मिसमैनेज सा होता है, इसलिए क्या करो, कंट्रोल दबाओ और यहाँ से डॉट लग जाएगा। जितने बार कंट्रोल दबाओगे आपको मिलते चले जाएंगे, बस कंट्रोल दबाओ, ये अपने आप दिखाएगा कहाँ कहाँ डॉट अभी बन सकता है, और जिस जगह आप क्लिक कर दोगे वहां डॉट बन जाएगा, इसको डॉट बोलते हैं। ठीक है,
आप डॉट डॉट से भी बना सकते हैं ये, ठीक है। डॉट के लिए क्या प्रेस करना है, हाँ ये डॉट ही प्रेस करना है, ये पाथवे देने के लिए काम आती है। जैसे ये ट्रांसफॉर्म लगा, का फ्लो बहुत जबरदस्त मैनेज होना चाहिए। ठीक है, किसी भी टूल का ओवरले अगर आप नहीं देखना चाहते, प्रेस कर सकते हैं क्यू। अच्छा न्यू की फाइल करने बनाएंगे, ले भाई ये बिखर जाएंगे, लगा लियो इसे, और मैम को बोल के दे, बोल दे न्यू की फाइल दे। ठीक, तो क्यू प्रेस करके वापस भी ओवरलेस ऑन हो जाए। इसके अलावा कहीं भी किसी नोट में अगर आपको कुछ भी कलर करेक्शन है कुछ भी करना है, बट ये हर चीज मैनेज करके, तो आपको मल्टीपल भी बनाने हो सकते हैं ना। तो अगर यहाँ कहीं कलर करेक्शन लगानी है, अलग पाथ पे लगानी है तो अलग पे लगा सकते हो, सी प्रेस करेंगे या कुछ भी ऐसा कलर करेक्शन का टूल आ जाता है, इससे आप इसको डार्क वार्क कर सकते हैं, है ना। इंडिविजुअल पे काम करना है, इंडिविजुअल पे काम कर सकते हैं, जैसे रेड पे काम करना है, ग्रीन पे काम करने का है, इंडिविजुअल चैनल भी खुल जाता है, तो हर चीज अवेलेबल रहेगी जैसे भी होगा। खाली अगर आपको ल्यूमिनेंस पे काम करना है तो ग्रेड उठा लो, जी प्रेस करेंगे तो ग्रेड आ जाएगा। आपको ह्यू सैचुरेशन पे काम करना है तो ह्यू शिफ्ट उठा लो, ये खाली सैचुरेशन पे काम करना है तो खाली सैचुरेशन उठा लो, एक इंडिविजुअल उस पर काम करना है तो ह्यू करेक्ट उठा लो, ऐसा रहेगा इसमें टूल सेट अलग अलग। ठीक है, तो अपनी जो भी ऐसा कंपोजिशन बनानी है वो इस तरह से इसमें बनेगी। इसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना है। नोड ग्राफ अगर सेव करना है तो तरीका तो एक ही है ही, सेव कॉम्प में जाओ, ठीक है, और यहाँ जाके नाम दे दो फर्स्ट डॉट एन के, ठीक है। इसका फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होता है, एन के।
नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी नोट को से कॉपी करने का, नोटपैड में जाने का, पेस्ट कर देने, कंट्रोल ए से सब कुछ क्या किया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से क्या किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दो बस। फिर इस नोटपैड फाइल को के अंदर से फाइल उठाने के लिए फिर कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ला के पेस्ट कर दो कहीं। ठीक है, न्यू इस टू स्मार्ट सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें ओपन कर लेता है। अपर की लोअर में भी खुल जाएगी, बस वो नोट्स नहीं ओपन होंगी जो इसमें डिफरेंट है। अगर आप 12 की फाइल 13 में खोल रहे हैं तो खुल जाएगी, 13 का 12 में खोलेंगे तो खुल तो तब भी जाएगी, पर लेकिन जो 13 में नोट है नई वाली वो 12 में होंगी तो वो आएगी नहीं, बस उतना ही होगा, खुलेगा सब कुछ। ठीक है, बस इस तरह से कॉपी पेस्ट करने में एक चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप जिसमें पेस्ट कर रहे हो उसका तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेट कर रखा है, पर अगर आप इसे नए में करते, न्यू अकाउंट में करते और वहां पेस्ट करते तो ये साइज उसका नहीं आता। जैसे आप यहाँ पेस्ट कर रहे हो तो ये वो फॉर्मेट और ये सब नहीं लेगा, देखो ले लोगे क्योंकि इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग क्या है अलग। इस मेथड में आपको पहले प्रोजेक्ट खुद सेट करना पड़ेगा, पर अगर आप फाइल ओपन करके करते तो वो तो ऑब्वियसली फाइल के साइज पर लेता ही लेता। ये फर्क है नोटपैड से फाइल लाने का और ऐसा एमके से करना। ओके, इसके बाद अगर इसका आपको रेंडर निकालना है तो यहां से लेनी पड़ेगी आपको राइट नोट। इंपोर्ट करने के लिए जैसे रीड नोड होता है वैसे राइट, यहाँ पे क्या होता है आउटपुट निकालने के लिए राइट नोड होता है। राइट नोड को अपने लास्ट उससे कनेक्ट करो, जो भी फॉर्मेट देना है फाइल पे क्लिक करो, लोकेशन दो, ठीक है। और इसमें अगर आपको पैडिंग चाहिए होती है, पैडिंग पता है ना नेम के आगे पैडिंग होती है, जैसे आप सीक्वेंस निकाल लो तो आपने नाम दिया तो मैट 01 या मैट का फर्स्ट फ्रेम फिर सेकंड फ्रेम या थर्ड फ्रेम, तो कितनी पैडिंग चाहिए उतने हैश लगाने होते हैं। जैसे एक पैडिंग चाहिए 1 तो हैश तो एक, या 01 चाहिए तो 2, 001 चाहिए तो 3 हैश, तो पैडिंग के लिए होता है, ये अपने आप उसको नंबर ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे डॉट और जिस फॉर्मेट में निकालना है वो फॉर्मेट, एमओवी निकालना है तो एमओवी, जेपीजी निकालना है तो जेपीजी, सेव करो, वो उसके सारे ऑप्शन क्या खोल देगा। जैसे जो आपने डॉट लगाया उसका जेपीजी यहाँ खुल गया, आप एमओवी लगाते हैं एमओवी खुल जाता है। अब भी चेंज तो कर सकते हो पर यहाँ दोबारा जाके फिर वो डॉट हटाना पड़ेगा, डॉट एमओवी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जेपीजी लिखा, क्वालिटी जितनी चाहिए उतनी ले लो, सैम्पलिंग फोर्स टू फोर्स करके कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी ये तो हम बात करेंगे सैम्पलिंग पे। एंड देन रेंडर, कितना निकालना है वैसे जेपीजी है तो एक ही फ्रेम निकाल लेते हैं, ओके करेंगे आगे रेंडर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपकी ये चीज यहाँ पर रहता है। तो पाइपलाइन यही फॉलो करना और इसी के थ्रू काम करने, ये बिल्कुल यूज करो, नोड ग्राफ मैनेज करना और ये सब करना। तो फिलहाल का काम अभी आपका यही है, फाइल लेके आनी है और इसमें ध्यान रखना इसमें फाइलें ऑटोमेटिकली कलेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये वेबसाइट थोड़ी सी अच्छी है, इसको फॉलो करना शुरू करो, न्यूपेपीडिया, जितना भी अपडेट आता है वो सब इस पे आएगा। न्यूपेपीडिया पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जितनी नोड आने वाली होती हैं, ये एक ओपन फोरम होता है, ओपन वेबसाइट है ये, ओपन सोर्स,
इस पे दुनिया के सारे न्यूक के मैक्सिमम आर्टिस्ट कनेक्टेड है, और वो जो भी अपना आर्टिस्ट अपना नया नोड बनाता है ना, वो इस पे डाल देता है। तो ये फ्री प्लेटफॉर्म है, इस पे आप देखो सारी स्क्रिप्ट ले सकते हैं, ट्यूटोरियल भी है इसके ऊपर, सब मिलता है इसमें, है ना, सब देता है ये। ठीक है, एक ओपन फॉर्म की तरह, ओपन सोर्स है। तो न्यूक में जितने गिज्मो है, जितने प्लगइन है, सब यहीं से मिलेगा। ओके, तरीका भी होता है उसे रन कैसे करना है, क्या चीज क्या करनी है, वो नहीं मिले तो वो ढूंढना पड़ता, थोड़ा सा ट्रिकी तो है न्यूक में। ओके, तो आपको आर्काइव कंपोजिशन करने की या कलेक्ट फाइल करने की वो स्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी, डिफॉल्ट कलेक्शन का कुछ नहीं होता, इसलिए सारी फाइल लेके आना, तो सोर्स भी यूज करोगे वो भी। ओके, तो मैक पेंट बना प्राइस है तुम्हारी, फोटो मैनिपुलेशन बनाओ या मैक पेंट बनाओ। ठीक है, कम से कम 20 नोड से ऊपर का ग्राफ बनाना। ज्यादा बनाओ तो ज्यादा बेटर है, जितना बड़ा बनाओगे उतना समझ में ज्यादा जल्दी आएगा। यही बनानी है, फोटोशॉप से तुम पीएनजी ला सकते हो, ये सब ला सकते हो। हाँ, वहाँ क्रिएट करके बस यहाँ नोड नोड मर्ज करेगा कुछ भी नहीं, वहां से बस पीएनजी लाओ, बनाओ, यही सब यही करो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लासेस के रोटो वगैरह पे काम करना सीखेंगे। देखिए बनाइए।